सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी सुबह के टाइम में ये सुबह वाली क्लास ला रही हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने विदेशी शासन, गुप्त साम्राज्य और यहाँ तक पढ़ लिया था, गुप्त साम्राज्य तक। अब हम लोग को पढ़ना है हर्षवर्धन से। तो शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ये बुक का मैं कोर्स करा रही हूँ, तो जुड़ जाइए फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था वो था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई। प्रभाकर वर्धन वंश का चौथा शासक था, जिसने महाराज तथा परम भट्टारक की उपाधि धारण की। राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेत यानी गुलबर्गा जो कर्नाटक में थी। दंतदुर्ग ने मालवा का अभियान किया और हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई। दंतदुर्ग ने मालवा का अभियान किया और हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी करने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की। इंद्र तृतीय ने के समय अल मसूदी भारत आया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसके समय पे अल मसूदी भारत आया था? इंद्र तृतीय के टाइम पे। तक्कोलम की लड़ाई में जो 949 में हुई थी, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परांतक प्रथम ने भाग लिया और चोल शासक पराजित हुआ। पूर्ण कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को तैलप द्वितीय ने पराजित किया। राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को तैलप द्वितीय ने पराजित किया और उत्तरवर्ती चालुक्यों की स्थापना की। अब आते हैं उत्तरवर्ती चालुक्य। तो विक्रमांक देवचरित के रचयिता विल्हण विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर इनके मंत्री थे। विक्रमांक देवचरित के रचयिता विल्हण विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर इनके मंत्री थे। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने 1076 में चालुक्य संवत प्रारंभ किया। पंप, पोन्न और रन्न को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया। वेंगी राज्य कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच फैला हुआ था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया। वेंगी राज्य कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में फैला हुआ है। अब भारत में तुर्कों का जो आगमन था और सल्तनत काल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले भी जितने चैप्टर थे सभी इम्पोर्टेंट थे, तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी है पहले वीडियो में जाके देख लीजिए। तो अब ये पढ़ते। सुबुक्तगिन प्रथम तुर्की था, जिसने भारत पर आक्रमण कर हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। लेखक एवं विद्वान अल बरूनी ने महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान ही भारत की यात्रा की थी और उसने किताबुल हिंद की रचना की। अल बरूनी फिरदौसी एवं उतबी आदि विद्वान महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। उतबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद की संज्ञा दी है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने महमूद गजनवी के आक्रमणों को जिहाद की संज्ञा दी है, तो ये उतबी ने दी है। फिरदौसी ने शाहनामा ग्रंथ की रचना की। गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था।
इतिहासकार हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उल्लेख किया है। महमूद गजनवी के सिक्कों पर अमीर महमूद शब्द अंकित मिलता है। महमूद ने बहुजातीय सेना का गठन किया। उसकी सेना में अरब, तुर्क, अफगान और हिंदू सैनिक भी शामिल थे। तिलक नामक एक हिंदू उसका सेनापति भी था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महमूद गजनवी के जो टाइम पे हिंदू जो उसका सेनापति था वो कौन था, तो तिलक था। गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जिसकी हत्या मोहम्मद गोरी ने की थी। भारतीय शासकों में भीम द्वितीय, जिसको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता था, प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो भीम द्वितीय को मूलराज द्वितीय भी कहा जाता था, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया। भारत में अपनी विजयों के उपरांत मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया और तथा उसे कोहराम में नियुक्त कर वापस लौट गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया तथा उसे कोहराम में नियुक्त कर वापस लौट गया। बख्तियार खिलजी गोरी का ही एक सरदार था, जिसने भारत के प्रसिद्ध विद्या केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय वहाँ सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन का शासन था, जिसकी राजधानी नादिया थी। बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय वहाँ सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन था, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसकी राजधानी नादिया थी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और कलमा तो दूसरी ओर लक्ष्मी, नंदी आदि के चित्र अंकित हैं तथा उन पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा है, ठीक है, अंकित है। गोरी का अंतिम अभियान 1205 में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। उसके बाद आ जाता है दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम या ममलूक वंश के सुल्तानों के रूप में जाने जाते हैं। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम या ममलूक वंश के सुल्तानों के रूप में जाने जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 के बीच में जो कार्यकाल था उनका, ने मलिक और सिपाह सालार की पदवी धारण की और लाहौर को राजधानी बनाया। ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ध्यान रखना, नींव रखी थी, ठीक है। ऐबक की उदारता के कारण उसे लाख बख्श भी कहा गया। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण करवाया। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से सुल्तान की मान्यता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया एवं उसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश और यालदौज के मध्य तराइन के मैदान में 1215, कुछ स्रोतों में 1216 में युद्ध लड़ा गया। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का घोषित किया तथा प्रशासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। बलबन ने गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पैबोस को दरबार में शुरू करवाया तथा ईरानी त्यौहार नौरोज़ प्रथा की शुरुआत की। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो नौरोज़ प्रथा की शुरुआत किसने की थी, आया हुआ क्वेश्चन है, बलबन ने की थी। बलबन ने ही चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। बलबन का जो कार्यकाल था 1266 से 86 ईस्वी तक था। बलबन ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया और राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। दिल्ली सल्तनत के वंशजों में खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 के शासकों ने सबसे कम एवं तुगलक वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में के वंशजों में सबसे कम जो शासन था वो खिलजी वंश का था और जो सबसे ज़्यादा शासन था वो तुगलक वंश का था। ठीक है, टाइम पीरियड। तो अब सल्तनत कालीन प्रशासन में भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा की शुरुआत जो है खिलजी शासकों ने की थी। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया। इल्तुतमिश ने तुर्के चहलगानी यानी चालीसा दल नामक संगठन की स्थापना की, जिसको लोग ऊपर देखिए यहाँ पे चालीसा दल को बलबन ने समाप्त किया, जिसको इल्तुतमिश ने चालू किया था। ठीक है। अकबर 1240 में कैथल में रजिया के डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी। अक्टूबर 1240 में कैथल में रजिया की डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई। बहराम शाह के समय 1241 में पहली बार दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के समय में अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया, किंतु वे पराजित हो गए। जलालुद्दीन ने उन्हें दिल्ली में बसने की अनुमति दी। लगभग 4000 मंगोल दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बस गए, जो नवीन मुसलमान कहलाए। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सन 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा किलेबंदी की। अलाउद्दीन के समय दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता जैसी उपाधियों से विभूषित किया। तो अमीर खुसरो ने इनको क्या क्या बोला, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को देखने के लिए मलिक मकबूल को सहनाए बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के शासक हमीर देव को पराजित किया। अमीर खुसरो ने यहाँ पर जौहर प्रथा का वर्णन किया। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को हराकर मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को हराकर मलिक काफूर ने कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले भूमि की पैमाइश किसने करवाई, तो वो अलाउद्दीन ने करवाई। अलाउद्दीन ने स्थायी सेना का गठन किया तथा दाग हुलिया प्रणाली लागू की। मुबारक खिलजी पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु का नारा दिया। गयासुद्दीन तुगलक डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गयासुद्दीन तुगलक डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए हनूज दिल्ली दूरस्त कहा था। इसका अर्थ है दिल्ली अभी दूर है। 1326 से 27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी जो दौलताबाद में है स्थानांतरित किया। मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहांपनाह नगर की स्थापना की। जैन संत जिन प्रभा सूरी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया। जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों के निर्माण के बाद उलेमा की स्वीकृति से सुर्स नामक सिंचाई कर लगाया जो उपज का 10% होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण के बाद उलेमा की स्वीकृति से सुर्स नामक सिंचाई कर लगाया जो उपज का 10% होता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति
में जौनपुर नगर की स्थापना की। इसके अतिरिक्त हिसार, फिरोज़ाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद जैसे नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सल्तनत कालीन पहला शासक था। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। इसके समय सर्वाधिक दास थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की और ये किसके लिए था? दासों के लिए था, फिरोज शाह तुगलक ने की। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही भी लिखी है। नसरुद्दीन महमूद शाह के समय जिनका कार्यकाल था 1398 से 99 ईस्वी में तैमूर-लंग का आक्रमण हुआ। तो तैमूर-लंग का आक्रमण कब हुआ? नसरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। सिकंदर लोदी ने जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। आगरा शहर की स्थापना कर 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसे राजधानी बनाया। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने भूमि नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रारंभ किया जो प्रायः 30 इंच का होता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गजे सिकंदरी का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने करवाया और ये प्रायः 30 इंच का होता था। कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। इसी के समय गान विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदरी की रचना हुई। उसके बाद ये आ जाती है टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही अब आयोग पूछने लगा है टफ क्वेश्चन यूपी SSC पेट भी और इसके थ्रू होने वाले जितने मेंस एग्ज़ाम हैं इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। एक टेबल अभी पढ़ाऊँगी, उसके बाद अगले शाम को जो वीडियो आएगा उसमें मैं ये टेबल और बाकी जितना कवर हो सकेगा उतना कवर करूँगी। तो जो लोग नए हैं जुड़ जाइए। ये बुक में जो GS पोर्शन है इसको मैंने ख़त्म करने को बोला है कि मैं क्लास के थ्रू पढ़ाऊँगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला पॉइंट है दीवाने विजारत, वज़ीर का विभाग होता था। ये वित्त संबंधी लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण होता था। दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग से संबंधित था, जो बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण, सैनिक निरीक्षण आदि। दीवाने रिसालत जो विदेश विभाग या धार्मिक विभाग होता था, विदेशी संपर्क एवं कार्य होता था। दीवाने इंसा या दीवाने अशरफ शाही सचिवालय होता था जिसमें शाही घोषणाओं एवं पत्रों के मसौदे तैयार करना, शाही घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नरों को पत्र भेजना। दीवाने को ही कृषि विभाग होता था जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। कृषि भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी को सुदृढ़ करना। दीवाने मुस्तक राज राजस्व विभाग होता था, अलाउद्दीन द्वारा स्थापित किया गया था। बकाया भू राजस्व की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों की बकाया राशि की जांच करना तथा उसे वसूलना। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग होता था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना या सैन्य अभियानों में सैनिकों के आश्रितों की मदद करना, मृत सैनिकों के। दीवाने बंदगान जो दास विभाग होता था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दासों की संख्या में वृद्धि तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उसके बाद जो है मैं शाम को जो वीडियो लाऊंगी वो 9 से 10 के बीच में अपलोड होगा। आप लोग वीडियो ये जैसा भी लगे हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मिलते हैं शाम वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।